Okay friends, once again welcome to the continuing the chapter we have left out. Now we are starting with the chapter number 4. It's introduction to e-commerce. Yeah, it is e-commerce exactly. Now the chapter is going to take us something related to the subject of commerce. Now I hope you are aware of the meaning of commerce. What is the meaning of commerce? Commerce means any doing of any kind of transactions. Yes friends, ट्रांजेक्शन का मतलब है कि कोई भी काइंड ऑफ सर्विस डिमांड करना, परचेस डिमांड करना, राइट. वी आर डूइंग सम ट्रांजेक्शन्स लाइक हमको कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो हम लोग परचेस डिमांड करते हैं. जब वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो कोई चीज़ को हम परचेस कर रहे हैं, देखते हैं, उसके बाद हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन हुआ. इसी तरह से कोई सर्विस ले रहे हैं, ऑनलाइन कोई सर्विस डिमांड कर रहे हैं, तो वो भी एक कॉमर्स का ट्रांजैक्शन होता है. सो हियर द मीनिंग ऑफ कॉमर्स इज़ डूइंग दी सर्विस डिमांड और अ परचेस डिमांड, वट एवर इट मे बी. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, पर्सनल फॉर्म में नहीं है, फेस टू फेस नहीं है. अभी आप जो मुझे सुन रहे हैं वो भी आप देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ ई कॉमर्स. E-commerce doesn't mean only buying some physical things, like it may be you are taking online classes. This is also part of e-commerce, right? So इसके आगे बढ़ते हैं. ये शुरुआत यहाँ हिस्ट्री दी हुई है उन्होंने, right? And you have the same thing in your chapter, moving like showing the some things. Marketing of product, selling of product, providing catalog, trading of the stock, customer service, the use of internet for conducting business activities in are known as such as e-commerce. E-commerce also defined as buying and selling of products, services and information using electronic media like internet. जैसा मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की ई-कॉमर्स की डेफिनेशन दी हुई है. यहाँ ई कॉमर्स में हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों ने, अब मैं आपको बताऊँ, ये बुक है जो टेक्स्ट बुक में आपको कंटेंट है, ये काफ़ी पुराना है, बहुत पुराना. इट्स वेरी ओल्ड. नाउ वी आर इन टू 2020 एंड द बुक वॉज रिटन इन नियर अबाउट 2008, 9, 10. सो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है रियल लाइफ में, और बुक में वो चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया है. वो हम शायद इसमें भी डिस्कशन में भी इंक्लूड करूँगा आप लोग के साथ में मैं. अब इसका सबसे पहला टॉपिक है ई कॉमर्स का कि एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन? एप्लीकेशन का मतलब ई कॉमर्स यूज़ कहाँ होता है. यू कैन सी द मेजर एरियाज ऑफ बिजनेस आर कमर्शियल एक्टिविटीज़ विच ई कॉमर्स इज़ वाइडली यूज टुडे. ऑब्वियसली बिजनेस इज़ अ मेन कोर पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स है तो बिजनेस तो आएगा ही आएगा. बिजनेस हुआ, सेल्स हुआ, सर्विस हुआ. बिजनेस किसी तरह का भी हो सकता है, सेल्स का भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है, तो वो एक पार्ट है, राइट. अब इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या है, which includes the trading of goods which comprises of marketing and selling, even auction of goods. देखिए ऑक्शन का बात बताया है. फाइनेंशियल सर्विस लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, राइट. तो इन सब चीज़ों को यहाँ ई कॉमर्स की एप्लीकेशन में कंसिडर किया गया है. तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द एरियाज़ जो यहाँ डिस्कस किया. जैसे मैंने कहा यहाँ बुक में बहुत लिमिटेड चीज़ दी हुई है. इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली. देयर मे बी मैनी डेवलपिंग एरियाज विच आर डूइंग बिजनेस इन अदर एक्टिविटीज़. सो सबसे पहले यहाँ पे बुक शॉप के बारे में बताया गया है. रिमेंबर, यहाँ इंटरनेट बुक शॉप के बारे में बताया है. ये इसलिए बताया कि आपके एग्ज़ाम में शायद इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट. द फर्स्ट बुक शॉप ऑनलाइन वॉज द अमेज़न. येस, राइट नाउ amazon.in, जो आपने देखा होगा. अमेज़न जो बहुत बड़ी वेबसाइट है, एक कमर्शियल वेबसाइट है डूइंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ कमर्शियल बिजनेसेस. तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पहले जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था, इट वॉज ओनली फॉर द बुक्स. या this was the books first application of e-commerce on the internet. Customer prefer purchasing books on internet as they do not require the physically checked, can be easily described. Books can be easily shipped from one place to another, little or no damage. Online bookstores need a good website displaying the book category wise like this, picture of book, description of books. तो आप सब ने ये चीज़ों को ऑब्जर्व किया ही होगा. मैं डिटेलिंग में रीडिंग में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि येस, द अमेज़न वॉज द फर्स्ट साइट, राइट. द फर्स्ट ऑनलाइन वेबसाइट फॉर द बुक्स वॉज amazon.com. जो अभी amazon.com.in जो है, अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली बुक्स बट फॉर डिफरेंट बुक्स के लिए के अलावा, इसके अलावा जो बुक्स के साथ में हम आजकल जो भी फैशंस के, राइट, या इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी मटेरियल या कोई भी गुड्स चाहिए होता है, हम अमेज़न से खरीद सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए हैं कि ऑनलाइन बुक स्टोर और कौन से हैं. रिमेंबर, ये चीज़ें जो आपकी हैं, राइट, ये आपको याद रखनी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि कौन सी वेबसाइट है जो बुक स्टोर के लिए जानी जाएगी. तो ये बुक स्टोर के लिए साइट्स के नाम दिए हुए हैं. amazon.com, shoppingindia.times.com,
बाय बुक्स ऑन इंडिया.com, bookshopofIndia.com, ये सारे एग्जांपल्स आपके लिए हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो बुक में दी हुई है हमारे, वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। रिमेंबर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर में डिफरेंस क्या है? न्यूज़पेपर एक फ़िज़िकल कॉपी है जो लगभग सबके घरों, मैक्सिमम घरों में सवेरे सवेरे आ जाता है। लोगों को हैबिट होती है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद दे स्टार्ट देयर डे विद द डिफरेंट एक्टिविटीज़। यहाँ पे ये चीज़ को ई न्यूज़पेपर में भी कन्वर्ट किया गया है। रिमेंबर व्हाट्स द बेनिफिट? जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, रिमेंबर स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स में कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं, जो जनरल एक्टिविटी हम आज कर रहे हैं, उसी एक्टिविटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन तरीका अलग है। डूइंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, डूइंग द सेम सच थिंग इन अ डिफरेंट वे। तो ई पेपर होने का बेनिफिट है क्या कुछ? यू हैव टू थिंक ऑन इट। डेफिनेटली देयर इज़ अ बिग बेनिफिट ऑफ यूजिंग ई पेपर, राइट। आप सोचिए, डेफिनेटली इसको सोचने के बाद आप चाहो तो वीडियो पॉज करके बता भी सकते हैं कमेंट में, या चीज़ें आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द ई पेपर, राइट। तो इसको मैं समझाता हूँ, राइट। अभी तो आपने पॉज किया हो तो आप रिज्यूम कर सकते हैं, और अगर नहीं तो मैं आगे समझा देता हूँ। तो ई पेपर मीन्स डिजिटल पेपर। डिजिटल पेपर का मतलब है फिज़िकल पेपर नहीं। पेपर जो फिज़िकली अवेलेबल होता है उसको तो हम न्यूज़पेपर बोलते हैं, लेकिन ये पेपर फिज़िकल अवेलेबल नहीं है, ये डिजिटल फॉर्म में है। ये आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, राइट। उसको वहाँ पढ़ने के लिए सेम आउटपुट जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वही फिज़िकली कॉपी आ जाती है, राइट। तो वो पेपर जो होता है, आप जब उसको पढ़ोगे, राइट, वो स्क्रीन पे पढ़ोगे रादर देन रीडिंग ऑन अ फिज़िकल फॉर्म। रियलिटी में जो है बिल्कुल सेम टू सेम वही डिस्प्ले, जैसा आपका प्रिंट आउट है वही आपको उसमें दिखेगा। वो आपको वहाँ डिजिटल जेपीजी फॉर्म में हो सकता है, एसवीजी फॉर्म में हो सकता है, या पीडीएफ फॉर्म में हो सकता है। अब इसका होने का फ़ायदा क्या होता है? देखो, तो इसका होने का फ़ायदा ये होता है, समझने की कोशिश करना। जब कोई प्रेस वाले न्यूज़पेपर को प्रिंट करते हैं तो वो लोग की सब्सक्राइब कॉपी, सब्सक्राइब का मतलब होता है जो उन्होंने जो पेपर मंगाते हैं उसको हम कस्टमर बोलते हैं, तो उसको सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। तो जो लोग मंगाते हैं फ़िज़िकल पेपर, तो उनके घरों तक जो पेपर वाले होते हैं वो सवेरे सवेरे उन तक पेपर पहुंचा देते हैं। तो जितना सब्सक्रिप्शन न्यूज़पेपर वाले का, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्स न्यूज़ कंपनी है, उस कंपनी का महीने में रोज़ का तकरीबन 1 लाख कॉपी का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर वो 1 लाख कॉपी रोज़ प्रिंट करती है और अपने 1 लाख कंज्यूमर तक पहुंचाती है, जो एक शहर के होंगे, एक पर्टिकुलर राज्य के हो सकते हैं, किसी के भी, पूरी कंट्री वाइज भी हो सकता है। जैसे नेशनल न्यूज़पेपर अलग होते हैं, रीजनल न्यूज़पेपर अलग होते हैं, लोकल न्यूज़पेपर अलग होते हैं, सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो उस तरह से जब हम न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर छपते हैं, प्रिंट होते हैं, पढ़ते हैं। 1 लाख पेपर, हर एक न्यूज़पेपर में तकरीबन मान लो ज़्यादा नहीं तो 20 पन्ने भी होते हैं, किसी में 15 भी होते हैं। तो स्मॉल साइज़ की नहीं तो 10 पेपर का एक न्यूज़पेपर होता है। तो रोज़ के 10 लाख पेपर प्रिंट होना। रिमेंबर, 1 लाख सब्सक्रिप्शन है, 10 पेपर का एक न्यूज़पेपर है, तो रोज़ कितने प्रिंट होंगे? 10 लाख कॉपीज़, 10 लाख पेपर यूज़ होंगे। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो एक महीने में होते हैं, एक हफ्ते में 10 दिन में होंगे 1 करोड़, और महीने में होंगे 3 करोड़, साल भर में तकरीबन होंगे 36 से 40 करोड़, राइट। नियर अबाउट 40 करोड़ पेजेस आर बीन प्रिंटेड इन अ सिंगल ईयर बाय अ सिंगल न्यूज़पेपर पब्लिशर। अब ये चीज़ को अगर हम हाई लेवल पे ले जाएं, इसको मल्टीप्लाई करते जाएं कि एक न्यूज़पेपर वाला है, एक शहर है, ऐसे ही हज़ारों शहर हैं। उस हज़ारों शहर में इतने सारे सैकड़ों न्यूज़पेपर पब्लिशर्स हैं। इन सब के पेपर की हम देखें प्रिंटिंग तो ये अरबों में होते होंगे साल भर में। तो अगर हम ई न्यूज़पेपर पे आ जाते हैं तो ये प्रिंटिंग स्टॉप हो जाएगी, ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अगर हम रिडक्शन भी करें, चलो 100% रिड्यूस नहीं करते, कई लोगों को हैबिट है कि पढ़ने की, तो डिजिटल में आना है तो डिजिटल में मान लो कि चलो 30% लोग भी रिड्यूस कर देते हैं और 30% अपने आप को स्विच ओवर कर देते हैं। किस में? डिजिटल मीडिया में, डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल न्यूज़ रीडिंग में, कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, मोबाइल पे पढ़ते हैं, उनकी टाइम पे पढ़ते हैं, राइट, इस हिसाब से करते हैं। तो कितना पेपर कटिंग और पेपर प्रिंटिंग का आप सोचो सेविंग हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली जब पेपर कम छपेंगे तो पेपर की डिमांड भी कम होगी, पेपर की डिमांड कम होगी तो नेचर एनवायरनमेंट को लॉस भी नहीं होगा।
तो आप समझ सकते हो कि व्हाट इज़ इट, व्हाट आई वांट टू से, ई कॉमर्स विच प्रोवाइड्स द बेनिफिट टू नेचर एज वेल। इससे नेचर को बेनिफिट भी होता है, और साथ में इसका और बेनिफिट क्या होगा, और बेनिफिट ये होगा कि समझ लो कि अगर कंपनी जो न्यूज़पेपर प्रिंट कर रही है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी को अपने जितने भी कॉपीज़ रोज़ प्रिंट या महीने भर में या साल भर में जितने भी प्रिंट किए उनको स्टॉक करना पड़ता है अपने रिकॉर्ड्स मैनेज करने के लिए। उन्होंने इस तारीख को ये न्यूज़पेपर रखा था, तो कुछ स्पेयर में, ज़्यादा नहीं, लाख में से अगर वो 10 कॉपी रोज़ भी सेव करती है फॉर देयर रिकॉर्ड पर्पस, क्योंकि एज़ पर लॉस, एज़ पर नॉर्म्स उनको अपने प्रिंटिंग पब्लिशिंग की कुछ ना कुछ कॉपीज़ तो रखनी ही पड़ती है, तो उनको स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज अगर आप मान लेते हैं कि रोज़ के 10 पेपर हो, तो 10 पेपर अगर हम रखते हैं तो एक महीने में हो जाते हैं कितने, तकरीबन 300, और साल भर में हो जाते हैं 40 से 50 हज़ार पेपर। तो 40 से 50 हज़ार पेपर्स स्टोर करना, एक साल में 40 हज़ार पेपर हो जाते हैं न्यूज़पेपर्स। अगर आप स्टोरेज एरिया देखेंगे तो एक उसको स्टोर करने के लिए आपको एक पूरा का पूरा एरिया चाहिए, तकरीबन नियर अबाउट 100 स्क्वायर फीट का। अगर यही चीज़ बढ़ती जाएगी, एक साल में 100 स्क्वायर फीट, 2 साल में 200 स्क्वायर फीट, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरह से आपको पूरा का पूरा एक स्टोरेज एरिया चाहिएगा, डंपिंग एरिया चाहिएगा, जहां आपको वेल ऑर्गेनाइज करके लाइब्रेरी टाइप ऑफ थिंग आपको स्टोरेज रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई डिमांड आती है गवर्नमेंट की ओर से कि भाई ये पेपर दो, हमें इस तारीख का पेपर चाहिए, तो कंपनी कैन नॉट से कि नहीं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, दे नीड टू प्रोवाइड दैट थिंग, राइट। जैसे कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो इसको मैनेज करने के लिए आपको एक पूरा का पूरा स्टोरेज स्टोर करना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर वालों को अपने स्टोरेज एरिया रखनी पड़ती है जो भी प्रिंट करते हैं, इंस्टीड ऑफ, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल एंड फिजिकल पेपर है। अब उसकी जगह पे अगर हम बात कर रहे हैं कि एक डिजिटल पेपर है, तो डिजिटल पेपर के लिए क्या करना है, जस्ट दे नीड टू सेव 1 PDF फाइल। अब वो PDF फाइल रख सकते हैं। वो PDF फाइल स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, दे नीड सम किलोबाइट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस, चलो मैक्सिमम मेगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस, 2 MB, 5 MB, 10 MB मान लेते हैं, 100 MB मान लेते हैं। तो एक महीने में कितनी चाहिए, एक महीने में अगर आप देखें 100 MB, एक 10 दिन में चाहिएगा इसको, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 MB, 3000 MB कर दो, मैक्सिमम 3 GB, मैक्सिमम 3 GB के बाद पूरे साल भर में कितनी चाहिए, 3 × 12 36 GB, 40 GB भी नहीं चाहिए। और 10 साल में कितनी चाहिए, 400 GB, यानी 1 टेराबाइट भी नहीं होती है। तो जहाँ एक स्टोरेज पूरी की पूरी एक पूरा का पूरा स्टोरेज वेयर हाउस चाहिए, वहाँ आपको 20 साल का रिकॉर्ड रखने के लिए एक छोटा सा पॉकेट ड्राइव चाहिए। दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग टू मैनेज, रादर देन मैनेजिंग द न्यूज़पेपर इन अ डिफरेंट रैक्स एंड मैनेजिंग दिस थिंग। वहाँ पे और दिक्कत आएंगी कि कहीं कुछ रिस्क फैक्टर भी होगा, वेयर हाउस है तो आग लग सकती है, पानी से भीग सकते हैं, उसको सिक्योरिटी के लिए आपको सिक्योरिटी गार्ड हायर करने पड़ेंगे, राइट। इस तरह से उसकी जगह अगर डिजिटल कॉपी रहेगी तो इस सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। रादर देन दैट उसके बाद इजीली ऑर्गेनाइज भी हो जाता है, पूरे साल भर का, क्या 10 साल, 20 साल का, 100 साल का जो रिकॉर्ड चाहिए, डेट वाइज फोल्डर बना के उसको मैनेज किया जा सकता है। दैट इज़ वाई द ई न्यूज़पेपर इज़ वेरी ईजी थिंग। कंपनी साइड बेनिफिट भी है, कंपनी इसको चाहे तो ऑनलाइन फ्री सब्सक्राइब भी करा सकती है, और इसकी पहुंच जब हम ऑनलाइन पे आ जाते हैं, न्यूज़पेपर पे आ जाते हैं, तो एक लोकल न्यूज़पेपर भी पूरी दुनिया में छा सकता है। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन की बात आ जाती है, तो एक लोकल न्यूज़पेपर नेशनल लेवल तक भी पहुंचने के लिए उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पड़ता है। तो ई न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट विद द ई कॉमर्स, जिसमें ये हो सकता है कि एक लोकल न्यूज़पेपर भी इंटरनेशनली एक तरह से अपने रीडर्स क्रिएट कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेट अस सी हियर, यहाँ क्या लिखा है। An electronic newspaper known as an e-newspaper is a newspaper that exists on the internet in a digital form. It has advantage over the printed newspaper and has a news broadcast on the television and radios. It can give up-to-date news on the issues that are happening worldwide. With the advent of digital technology, browser can be set to select the news as per the interest of the readers. Yes, definitely. यहाँ पे हम कैटेगरीज भी सेट कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट भी सेट कर सकते हैं। इनको अगर इनकी ऐप बन जाती है, मोबाइल ऐप में आप देखेंगे, आप अपना इंटरेस्ट सेट कर सकते हो, तो उस हिसाब से न्यूज़ भी डिस्प्ले होती है। इट रिमूव्स द हैजल फ्री ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस, फर्दर हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एज वेल। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि जब प्रिंटिंग रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर प्रोवाइड नाउ द ई पेपर टू द रीडर, राइट, एट द होम पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। लाइक यहाँ एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने वाशिंगटन पोस्ट का। हम कोई एग्जाम्पल हमारे लिए नहीं है, ठीक है। हमारे लिए आजकल काफ़ी टाइम्स ऑफ इंडिया देखेंगे, इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया भी चलता है, राइट। अगर हम गुजरात की बात करें तो संदेश गुजरात पेपर, नव भारत टाइम्स,
दैनिक भास्कर, सारे के सारे गुजराती जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनकी पब्लिकेशंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हो, रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। दैट इंक्लूड्स हियर द ई न्यूज़पेपर, जहाँ पे हम समझ सकते हैं, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ पेपर इन अ डिफरेंट वे। अब नेक्स्ट सर्विस उन्होंने बताई है एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑक्शन। आई होप न्यूज़पेपर आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑनलाइन ऑक्शंस क्या है? ऑनलाइन ऑक्शंस का मतलब होता है, यू आर ऑल अवेयर कि कहीं बोली लगाना, नीलामी होती है तो हम बोली लगाते हैं, राइट। यहाँ पे बहुत सारे ऑक्शन की साइट्स हैं जहाँ पे आप सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स के लिए बिड कर सकते हैं। बिड का मतलब वही बिडिंग, यानी कि अपना प्राइस बोली लगाना। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल के लिए होते हैं। अच्छा, सेलिंग इसके लिए काफ़ी सारी साइट्स हैं, जिसमें से ईबे एक साइट है जिसमें आपकी बिडिंग भी होती है, काफ़ी अच्छी साइट है, रिलायबल साइट है। लेकिन काफ़ी बहुत सारी साइट ये भी होती है जो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रिलायबल कम होती हैं। वी शुड गो थ्रू द रिव्यूज़ एंड ऑल द थिंग बिफोर टेकिंग पार्ट इन एनी काइंड ऑफ ऑक्शन, क्योंकि ऑक्शन यहाँ ऑनलाइन फ्री नहीं होता है। दे चार्ज सम अमाउंट ऑफ बिडिंग, दे चार्ज सम अमाउंट फॉर पर बिडिंग। आपके ऊपर यहाँ पे हो सकता है कि पहले 5 या 10 बिडिंग आपको फ्री प्रोवाइड करें, देन आफ्टर यू हैव टू पे फॉर द बिडिंग। ऐसी काफ़ी सारी साइट्स हैं जो इनिशियली फ्री बिडिंग के लिए प्रोवाइड करती हैं, राइट। उसके बाद हमें उसके बाद पेमेंट करना पड़ता है। हो सकता है कि एक साइट के एक बिड के लिए कहीं डिपेंड होता है प्रोडक्ट के हिसाब से, हम 5 रुपये पे कर रहे हैं, 10 रुपये पे कर रहे हैं, इवन डिपेंड्स, अगेन एज आई से, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट एंड द वेबसाइट। एंड ऑक्शन यहाँ पे है क्या चीज़, यहाँ कंसेप्ट समझ लेते हैं कि क्यों ऑक्शन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्शन को मैं थोड़ा बहुत मार्केटिंग से भी जोड़ के आपको समझा सकता हूँ। ये समझ लीजिए कि एक नई कंपनी, मार्केट में न्यू कंपनी कोई लॉन्च हो रही है, राइट, तब उसको मार्केटिंग करनी है, अपनी ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना है, तो वन ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ दिस ऑक्शन एज वेल। वो ऑक्शन भी एक प्लेटफॉर्म है, हालांकि दूसरे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके साथ साथ उन प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यस, ऑक्शन इज़ वन ऑफ द अनदर प्लेटफॉर्म जिसको आप ऑक्शन में भी इस्तेमाल करके कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करती है। एक एग्जांपल देता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। अज्यूम कीजिए एक कंपनी है, एक मोबाइल डेवलपिंग कंपनी है, मोबाइल बनाती है, राइट। तो वो मोबाइल की कॉस्ट एमआरपी मान लेते हैं नियर अबाउट 15,000 के आसपास की एमआरपी है, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, सारे फीचर्स अवेलेबल आ जाते हैं। और मार्केट में 15,000 में उसके कंपटीशन में बहुत सारे और भी कंपनीज़ हैं जो इसको कंपटीशन दे रही हैं। तो पहले तो उसको अपना मार्केटिंग का, यानी अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग करने का मतलब होता है एडवर्टीज़मेंट बनाना, राइट, किसी स्टार को हायर करना अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, राइट। उसके बाद में ऐड कैंपेन चलाना, बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारे तो वो करेंगे अगर कंपनी करती है तो। लेकिन दूसरा तरीका, जैसे मैंने कहा, ऑक्शन। एक अच्छी सी वेबसाइट है जहाँ पे वेबसाइट पे काफ़ी सारे ऑक्शंस होते हैं प्रोडक्ट्स का, और उनके बहुत सारे यूज़र्स हैं जो उस ऑक्शंस में पार्टिसिपेट भी करते हैं। जैसे मैंने कहा, जेन्युइन वेबसाइट, रिमेंबर जेन्युइनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए आपको रिव्यू पढ़ना पड़ेगा वेबसाइट्स का। तो प्रोडक्ट को कंपनी क्या करती है, उस वेबसाइट के साथ डील करती है कि लेट मी ऑक्शन, डू माई प्रोडक्ट, पुट माई प्रोडक्ट इन योर वेबसाइट ऑन ऑक्शन, एंड 15,000 का प्रोडक्ट है, तो लेट द स्टार्ट द ऑक्शन फ्रॉम ओनली जस्ट फ्रॉम 1,000 रुपीज़। 15,000 की चीज़ 1,000 रुपये से ऑक्शन में रखते हैं, तो दैट मेक्स अ वेरी वेरी अटेंशन पॉइंट ऑफ द विजिटर्स। जो वहाँ विज़िट करेंगे वो डेफिनेटली अटेंड होंगे, देखेंगे यार 15,000 रुपये की चीज़ 1,000 में मिल रही है, वाई शुड नॉट वी सी दिस थिंग, व्हाट इज़ इट। तो वो प्रोडक्ट को इनडायरेक्टली देखते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 15,000 की चीज़ें और 1,000 में मिल रही है। बट ऑब्वियसली कोई भी होगा उस प्रोडक्ट को पढ़ना चाहेगा, देखना चाहेगा कहीं फ्रॉड नहीं है, और अगर मैं 1,000 की बिडिंग से शुरू भी कर रहा हूँ तो कहीं क्या फ़ीचर हैं, राइट। तो जहाँ तक कई ब्रांड की बात आ जाती है, रिलायबिलिटी की बात आ जाती है, तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, रिनाउंड कंपनीज़ हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में वो लोग ज़्यादा लोग उसको डिफर नहीं करते। वो कि भाई दे ट्रस्ट ऑन द ब्रांड बिकॉज दे आर अवेयर कि वो ब्रांडेड है, ऑलरेडी ब्रांड है, तो ऐसे वहाँ इश्यूज़ नहीं होते होंगे। लेकिन नई कंपनी के ऊपर लोगों का जल्दी भरोसा नहीं बैठता है, तो जल्दी भरोसा नहीं बैठता है, इसलिए कंपनी वाले अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि उन्होंने ऑक्शन में रखा उस प्रोडक्ट को, 1,000 रुपये से बिडिंग चालू करवाई, और वहाँ तकरीबन हज़ारों विजिटर्स हैं। तो विजिटर्स उन प्रोडक्ट को देखेंगे, ऑब्वियसली देखेंगे, और हो सकता है उन हज़ारों में से कुछ लोग 1,000 ये भी होंगे कि जो उस प्रोडक्ट के लिए बिड भी करना पसंद करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कंपनी वाले ने, नए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले ने कितने प्रोडक्ट वेबसाइट के साथ डील किए हैं। हो सकता है ऑक्शन में 10 पीस रखे हों, 20 पीस रखे हों, 50 पीस रखे हों, या डेली ऑक्शन में एक एक पीस रखा गया है, या ऑल्टरनेट डेज में रखा गया है।
तो इन शॉर्ट अपने प्रोडक्ट को लोगों को दिखाना एक ज़रिया ये भी है। उसके बाद बिडिंग शुरू होती है। बिडिंग होगी 1000 रुपये से स्टार्ट होगी। एक जना 1000 का 1100 बोलता है, कोई 1200 बोलता है, कोई 1500 बोलता है, कोई 6000, कोई 5000, कोई ऐसे 7000 तक पहुंच जाते हैं। तो इनडायरेक्टली कंपनी को 7000 रुपया वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, भले कितना सेलिंग कॉस्ट 15000 है, 7000 रुपीज़ उसको रिटर्न भी सामने मिलता है। तो देखा जाए तो कंपनी को 7000 में अपना प्रोडक्ट देना पड़ेगा, कोई इशू नहीं, कंपनी दे भी देगी। लेकिन वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट ये है कि कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को देखा। कंपनी का ये नहीं है कि उसका प्रोडक्ट 7000 में बिक रहा है, कंपनी का ये है कि उस प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो क्या होता है, वो कंपनी का जो प्रोडक्ट है और वो कंपनी जो है काफ़ी लोगों तक जानने में आती है, पहचानने में आती है। आप लोगों ने विज़िट किए होंगे, बहुत सारे मॉल्स में देखा होगा। जब मॉल में जाते हैं तो बहुत सारे लोग डिस्प्ले लगाते हैं अलग अलग अपने अपने प्रोडक्ट्स का। तो वाई दे पुट द डिस्प्लेज वहाँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है। रिमेंबर, जहाँ जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ वहाँ मार्केटिंग वाले आ जाते हैं। जहाँ जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ वहाँ मार्केटिंग वाले होंगे ही होंगे। मार्केटिंग के अलग अलग तरीके हैं। मार्केटिंग करने का मतलब है कंपनी अपने आप को प्रमोट करा रही है थ्रू डायरेक्ट मीडियम, थ्रू इनडायरेक्ट मीडियम, अलग अलग मीडियम्स हैं। अगेन ये टॉपिक थोड़ा सेल्स एंड मार्केटिंग का है, मैनेजमेंट का है, मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑक्शन का मतलब यही है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काफ़ी सारे बिडर लोग बिडिंग करते हैं, जो हाईएस्ट बिडर होगा, पे बिडर होगा, राइट, उसको वो पर्टिकुलर वेबसाइट वो प्रोडक्ट को दे देती है। जैसे मैंने कहा, ऑक्शंस के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ ऑक्शन ये होते हैं कि टाइम लिमिटेड, कि यहाँ अपने ऑक्शन आज से स्टार्ट हो रही है और कल शाम तक चलती रहेगी, जो भी बिडिंग करना चाहे कल शाम तक बिड कर सकता है। और कुछ होती हैं ऐसी ऑक्शंस होती हैं जो अभी चालू होगी, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। आपने और कुछ ऑक्शंस देखे होंगे जिसमें ये भी होगा लाइव ऑक्शन चल रहा है। टीवी पे भी आता है आजकल ऑक्शन, तो कई सारे टीवी प्रोडक्ट्स में भी दिखाते हैं कि भाई ये टाइम ड्यूरेशन है, लिमिटेड टाइम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिड कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। पहले ज़्यादा होता था लेकिन अभी मैक्सिमम चीज़ें ये ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। तो ऑक्शन के बारे में मैंने बताया, यूनिक कंसेप्ट भी है, राइट। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं ऑक्शनिंग के। तो जस्ट दैट इज़ द थिंग। अब आप थोड़ा पढ़ लें, इसका यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने बताया है टाइप ऑफ ऑक्शन, इसमें यहाँ दिया हुआ है बाय प्लेस। ये लास्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या लिया है। By placing goods for auction, a person can get a good price through bidding, and when the target price is reached or the time limit is over, the item is transferred to the bidder. जैसे मैंने कहा, या तो टारगेट प्राइस पहुंच गया, इस टारगेट तक मेरा टारगेट था 15,000 का MRP है, मेरा टारगेट है 7,000 8,000 का, राइट। और कोई बिड करते 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 टाइम लिमिट पहुंच गया या टारगेट प्राइस पहुंच गया, दो में से कोई भी चीज़ पहुंच जाएगी, उस बिडर को पहुंचा देते हैं। इसके बाद इसमें पेमेंट ऑप्शंस भी हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, राइट। और आप चाहें तो बिडर को कैश ऑन डिलीवरी वाला जो ऑप्शन अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो भी है। तो मेनली ऑनलाइन पेमेंट्स आ जाते हैं। नाउ यहाँ जैसे मैंने वेबसाइट बताई, देखो यहाँ वेबसाइट बताया eBay, जैसे मैंने कहा, येस इट्स अ वेरी गुड रिलायबल वेबसाइट फॉर ऑक्शन। आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। स्पेशली यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब सेकंड हैंड ऑप्शन जो होते हैं, जैसे आपने OLX देखा होगा, OLX के बारे में देखा होगा। तो OLX क्या है, इज़ वन काइंड ऑफ ऑक्शन साइट ओनली, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए बेचना चाहते हो OLX में आप अपलोड कर देते हो, वो लोग आते हैं, देखते हैं, राइट, समझ में आता है तो डील होती है, इट्स लाइक दैट। बट यहाँ ऑक्शन नहीं है, इट्स वन काइंड ऑफ OLX। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, eBay ऐसे है जहाँ पे इस तरह से आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और भी वेबसाइट्स दी होंगी, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ इन्होंने eBay का एग्जांपल दिया हुआ है, राइट। और दूसरे ऑप्शंस हैं onlineauction.com, mybits.com, ubit.com। ये वेबसाइट्स यहाँ इन्होंने ऐसे दिए, जैसे मैंने कहा MCQs आपसे पूछे जाते हैं, MCQs में पूछा जाए तो आपको ये ऑप्शंस दिए होते हैं, यू हैव टू गो थ्रू इट। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन यहाँ दिया है मार्केटिंग एंड सेलिंग। ऑब्वियसली मार्केटिंग एंड सेलिंग इसे बहुत बड़ा कंसेप्ट है, राइट। मार्केटिंग क्या है, क्या समझते हैं इसमें क्या है। मैनी कंपनीज नाउअडेज कंडक्ट देयर बिजनेस ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड सर्विस बाय देयर वेबसाइट्स। दे प्रोवाइड देयर प्रोडक्ट कैटलॉग ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट फॉर बेटर मार्केटिंग। यानी जैसे कंपनी कोई कैटलॉग बनाती है अपने प्रोडक्ट्स का, तो फिजिकल कैटलॉग की जगह अभी डिजिटल कैटलॉग बनेंगे। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि फ़िज़िकल कैटलॉग कितने बनाए लोग। किसी भी कंपनी को देखेंगे तो उनको फिजिकल कैटलॉग, एक कैटलॉग में 10-10, 12-12 पन्ने भी कई बार होते हैं, किसी में 2 पन्ने होते हैं, किसी में 20 पन्ने होते हैं, किसी में कई बार 40 पन्ने तक का कैटलॉग होता है। तो अगर कितनी कॉपीज प्रिंट करानी ये हो, जहाँ भी प्रिंटिंग है वहाँ डिजिटल फॉर्म में। आप सोचें, इनडायरेक्टली सोचें, एक बड़ी सी कंपनी है,
वो कंपनी क्या करती है, अपना कैटलॉग बनवाइए 20-30 पन्नों की, 40 पन्नों का है और उसके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको 40,000 यानी 1000 कॉपीज तो छपवानी ही छपवानी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ दैट दे नीड टू क्रिएट जस्ट अ डिजिटल कॉपी। डिजिटल कॉपी बनाओ, वेबसाइट पे अपलोड करो या लोगों को ईमेल कर दो, खत्म हो गई बात। अपलोड, इवन ईमेल भी नहीं करना है तो अपलोड करो और वेबसाइट और उन सबको मैसेज भेज दो कि आप अपना, अगर आप डिजिटल कैटलॉग देखना चाहते हो तो यहाँ लिंक पे अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हो। कितना खर्चा बच सकता है। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर काफ़ी सारा कॉस्टिंग का रिडक्शन हो जाता है, काफ़ी कॉस्टिंग सिर्फ यूज़र के लिए नहीं, सबके लिए। सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी सस्ता पड़ता है, यूज़र को भी सस्ता पड़ता है, इवन नेचर के लिए भी अच्छा है। दैट इज़ बेनिफिट फॉर ऑल। अगर हम देखें तो यूज़र को मीडिएटर्स गायब हो जाते हैं, प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर को भी मीडिएटर गायब हो जाते हैं, सीधे सीधे हो जाते हैं, पेपरलेस काम हो जाता है, और नेचर बेनिफिट भी है जहाँ पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो जाता है। इनडायरेक्टली ट्रीज नहीं कटेंगे, पेपर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, पेपरलेस काम होता जाएगा। जैसे पेपरलेस काम होता जाएगा आपके पेपर्स कम होते जाएंगे, नीड्स कम होती जाएंगी, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट टू द नेचर इज़ ऑल्सो देयर, जो कि पब्लिक अगर जितना ज़्यादा हो सके ई कॉमर्स पे आ जाए तो नेचर को उतना ज़्यादा बेनिफिट होता जाता है। मार्केटिंग एंड सेलिंग कंसेप्ट पे आ जाता हूँ, फिर से मैंने डिस्कस किया तो वापस पे आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कैटलॉग हो गया, ऐसे ही कि आगे बढ़ते हैं। द कस्टमर्स कैन व्यू द कैटलॉग एंड सेलेक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर चॉइस बाय एडिंग देम टू द शॉपिंग कार्ट। अब शॉपिंग कार्ट क्या है? इट्स लाइक कार्ट का मतलब जैसे हमने ट्रॉली लेते हैं मॉल में, ऐसे ही यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। शॉपिंग कार्ट इज अ सिमिलर टू ओरिजिनल स्टोर शॉपिंग कार्ट। At the store, customers select the product and put that into the shopping cart. When the final billing is done, right? Similar यही यहाँ पे भी ऐसा है। अगर हम प्रोडक्ट देखते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, तो कार्ट मतलब हमारा वो सबको प्रोडक्ट पसंद आया, हमने अपने ट्रॉली में यानी कि हमारे कार्ट में रख दिया, एक वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है। और फाइनल जब चेकआउट करते हैं तो हमारे कार्ट से शुरू करते हैं, और हमको बाद में भी निकालना होता है तो हम उस कार्ट से रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो हमारी पूरी शॉपिंग डिटेल वगैरह सामने बिल भी बन जाता है, दिख जाता है, तो एक मार्केटिंग एंड सेलिंग का कंसेप्ट आ जाता है, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, राइट, यहाँ पे दिया है, देखिए, टुडे यू कैन परचेज ग्रोसरीज, टॉयज, कंप्यूटर एक्सेसरी, मोबाइल एंड मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम इंटरनेट। Some website provide holiday package along with the airline tickets. We can easily buy airline tickets, right, or railway tickets. Example, website of Indian Railway, irctc.co.in, right, for its online. Once the ticket is booked, the e-copy of the ticket is sent to you via mail as well as the SMS sent on your mobile. तो ये देखा जाए तो ये भी एक तरह से बुकिंग के लिए भी दिया है कि अभी टिकट प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, ई टिकट्स चलते हैं, राइट। तो दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ बेनिफिट फॉर डूइंग दिस ऑनलाइन यूजिंग द ई कॉमर्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल उन्होंने दिया है कि पॉपुलर साइट्स फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग, जैसे होम शॉप 18, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मेक माई ट्रिप, एंड बहुत सारी जो नहीं भी दिए हुए आज की तारीख में आप देखेंगे, Amazon.in, राइट, एंड Ajio.com, and so many. There is a still list is a very big. We can go and tell the things. नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑनलाइन बिलिंग। रिमेंबर, ऑनलाइन बिलिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज दोनों साथ में कवर करूँगा। ऑनलाइन बिलिंग का मतलब क्या है? अज्यूम करो कि पहले BSNL लैंडलाइन बिल भेजती थी, उसकी जगह अभी उसके बाद में मोबाइल कंपनी आ गई तो आइडिया, वोडाफोन के पोस्टपेड कनेक्शन आ गए। जब पोस्टपेड कनेक्शन वाले आ गए तो उनके बिल भी घर पे आते थे। अब आप सोचो कि टोरेंट पावर बिजली से हमारे अहमदाबाद में सप्लाई करती है, तो उनके बिल्स ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन आते थे, अभी भी मंथली बिल आते हैं। अगर हम ऑनलाइन बिलिंग कर देते हैं, ऑनलाइन बिलिंग का मतलब जो भी बिल आ रहा है, इंस्टेड ऑफ फिजिकल कॉपी हम उसको मेल पे मंगा सकते हैं। अगेन यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा कि आपकी सारी कॉपी आपके मेल बॉक्स में पड़ी रहेंगी। आज समझो कि फ़िज़िकल कॉपी आपने मंगाई और वो आपके घर पे कहीं पे पड़ी है, और हो सकता है कि वो कॉपी जो है आपके घर पे किसी टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ी और आप उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट। जब चीज़ें ज़रूरत होती है तो मिलना मुश्किल हो जाता है। और वही चीज़ सोचो अगर आपके मेल बॉक्स में पड़ी हुई है, तो आप फटाक से ईमेल बॉक्स में ओपन करेंगे और लेटेस्ट महीने का जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी है उसको डाउनलोड करके सामने वाले को जिसको ज़रूरत है उसको आप मेल फॉरवर्ड कर सकते हो। पेपरलेस काम हो गया, ऑनलाइन बिलिंग हो गया, काफ़ी सारे बेनिफिट हो जाते हैं। इवन कंपनीज भी काफ़ी इसको प्रमोट करती हैं और साथ में रिम्यूनरेट भी करती हैं कि आप अगर ये करोगे तो आपको 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी देंगे एक बिल में। साल जितने भी सब्सक्रिप्शन आपके इसके बाद में फ़िज़िकल कॉपी भेजना बंद कर देंगे। आपको सामने हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं कि क्यों दे रहे हैं बेनिफिट? क्योंकि अब इनडायरेक्टली दे विल सेव देयर पेपर। आ गई, देखो यहाँ फिर से पेपर प्रिंटिंग की बात, कॉस्ट रिडक्शन की बात आ गई।
पोस्टल चार्जेस भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप तक आपके घर तक भेजवाना है बिल फिजिकल कॉपी, तो यहाँ पोस्टल यानी पोस्टल चार्जेस हो सकता है, कुरियर चार्जेस भी अप्लाई होती हैं। तो हर एक बंदे, हर एक कंपनी, सोचो एक टोरेंट कंपनी है आपके घर तक बिल भेज रही है, तो पहले तो बिल रीडिंग होगा, उसके बाद प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद वो डिस्पैच होगा, उसके रिकॉर्ड रखे जाएंगे, और फिर डिस्पैच होने के बाद कुरियर कंपनी आप तक वो आपके घर तक पहुंचाएगी। तो एक बिल के ऊपर भी देखा जाए तो मिनिमम से मिनिमम देखें, बिल कॉपी 3-4 रुपये की अगर कॉस्टिंग होती है कंपनी, उसके बाद डिलीवरी वाला उसको चार्ज करता है तकरीबन 2-5 रुपये, तो पर बिल अगर 10 रुपये भी एक्सपेंस होता है, तो सोचो एक टोरेंट कंपनी जो अहमदाबाद को रन कर रही है, तो उसके लाखों क्लाइंट्स हैं, मे भी हो सकता है काफ़ी सारे लाखों क्लाइंट्स हैं। आप वो सोचो कि 10 रुपये पर बिल हो, पर क्लाइंट खर्चा आ रहा है, तो कितने लाखों का एक्सपेंडिचर हो रहा होगा, कितने करोड़ों का एक्सपेंडिचर हो रहा होगा। इंस्टेड ऑफ दैट अगर सबके सब ऑनलाइन बिलिंग पे आ जाएंगे, तो ये करोड़ों रुपए इनडायरेक्टली बच जाएंगे, और सारे के सारे कंपनी बेनिफिट होगी, कंपनी बेनिफिट होंगी तो वो क्लाइंट को भी बेनिफिट देंगे ऑब्वियसली, राइट। तो ये जो चीज़ है ऑनलाइन बिलिंग कंसेप्ट, इसको कहते हैं, राइट। उसकी जगह पे अगर हम सबके सब पेपरलेस पे आ जाएंगे, डेफिनेटली जैसे मैंने कहा सबके लिए बेनिफिट है। नाउ कमिंग द नेक्स्ट एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज? इंफॉर्मेशन सर्विसेज का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन सर्विस का मतलब सर्विस, ऐसी सर्विस जो आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जैसे कि स्कूल रिजल्ट्स, आज की तारीख में रिजल्ट कैसे आते हैं? ऑनलाइन आ जाते हैं तुरंत। बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो तुरंत आप लॉगिन करते हो, वेबसाइट पे जाते हो, वेबसाइट पे जाके अपना जो भी क्रेडेंशियल डालना होता है, रोल नंबर, बर्थ डेट वगैरह डाल के आप उस पूरे रिजल्ट को व्यू कर सकते हो। लेकिन यही चीज़ बात करें हम पुराने टाइम की, तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 10-15-20 साल पीछे चले जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता था कि रिज़ल्ट जब आता था बोर्ड का, तो हमें वेट करना पड़ता था स्कूल में। वी नीड टू वेट फॉर द रिज़ल्ट, फिजिकल कॉपी टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम द बोर्ड। स्कूल से कोई क्लर्क होता था, स्कूल पे से क्लर्क वो जाता था, स्टेट बोर्ड की ऑफिस में जाता था, वहाँ से रिज़ल्ट कलेक्ट करता, फिर वापस स्कूल में लाता, फिर प्रिंसिपल को देता, फिर प्रिंसिपल उसको अलग अलग क्लासेस में उसको क्लास टीचर्स तक पहुँचाती, क्लास टीचर उनका रिकॉर्ड बनाती, रिकॉर्ड बनाने के बाद हर एक रोल नंबर का उसको बुला के उसको दिया जाता। एंड दैट टू अगेन सबको एक ही दिन में एक ही टाइम पे, जब तक रिज़ल्ट नहीं आते तब तक ईगरनेस रहता था, वो मेरे स्टूडेंट का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा रिज़ल्ट आया होगा, क्या आया होगा, सब इस तरह से सोचते थे। आज उसकी जगह क्या हो गया है, जब आप अपनी वेबसाइट पे, एक पर्टिकुलर वेबसाइट मिलेगी, उस वेबसाइट पे जाओ, अपना रोल नंबर डालो, अपना रोल नंबर डालने के बाद उसको फेच करो, आपका रिज़ल्ट आपको तुरंत मिल जाता है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, विदाउट मेकिंग सो मच ऑफ वेटिंग एंड प्रोसेस, राइट। तो ये एक इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, ये स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं, कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सारे स्कूल अपने लेवल पे भी प्रोवाइड करते हैं। 8, 9, 10 की का भी रिज़ल्ट वो लोग ऑनलाइन पे रखते हैं, काफ़ी सारे स्कूल, और बोर्ड वाले तो करते ही हैं, कॉलेज वाले भी करते हैं, ऐसे काफ़ी सारे स्कूल वाले भी हैं जो करते हैं इन चीज़ों को, राइट। तो दिस इज़ व्हाट समथिंग कॉल्ड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। और कुछ ऐसा भी है यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखें, मैनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड वेरियस फॉर्म्स टू बी डाउनलोडेड। जैसे कि गवर्नमेंट के काम से हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के काम हैं, तो गवर्नमेंट के काम में क्या होता है, काफ़ी सारे फॉर्म्स भरने होते हैं, फॉर्म्स चाहिए होते हैं, तो भी एक तरह से सर्विस है। आप उस फॉर्म को वेबसाइट पे डाल दो, क्लाइंट उसको डाउनलोड करेगा, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के अपने आप ही वो फॉर्म भर के आ जाएगा, और फॉर्म भर के आएगा तो एक तरह से वो इन्फॉर्मेशन, उसका काम ईजी हो गया उसके लिए, वेबसाइट से ही डाउनलोड कर लिया। तो दिस इज़ वन अगेन इन्फॉर्मेशन सर्विस। सपोर्ट सर्विसेज नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा, सपोर्ट सर्विसेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोर्ट सर्विसेज? लेट अस सी। हाँ, वेरी गुड, दिस इज अ गुड थिंग। अब आपको यहाँ एक एग्जांपल फिर देना होगा। सपोर्ट सर्विसेज हैव बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट ड्यू टू ह्यूज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस taken place in the last decade. Today, even the simplest product utilize sophisticated electronic, which requires specialized knowledge and technical ability for maintenance and support when the problem area arises. After selling the product, remember यहाँ पे एक example दिया है, after selling the products, companies are providing online support to the customers. For example, a company selling electronic product provides online complaint registration to their customer, which is then forwarded to support engineer. Customer can track the status of their complaint based on, राइट। जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसने अपना प्रोडक्ट को सेल किया है, और उस क्लाइंट को उस प्रोडक्ट में कोई इशू आया है, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके उस प्रोडक्ट के बारे में अपना कंप्लेंट नोट करवा सकता है, और वो कंप्लेंट ऑटोमेटिकली प्रोग्राम की हुई होती है, वो सपोर्ट इंजीनियर के पास ही पहुंच जाएगी। यानी जो फेज़ वाइज होता है कि आप पहले किसी सरकारी कंपनी में जाते थे या प्राइवेट कंपनी में जाते थे, उनको कंप्लेंट लिखाते थे,
कंप्लेन लिखाने के बाद वो बोलता था कि आपका कंप्लेन नोट कर दिया गया, हम इंजीनियर को बता देंगे, इंजीनियर आपके घर पे आके करके जाएगा। सेम चीज़ ऑनलाइन, उसकी जगह पे क्या है, आपको सरकारी या प्राइवेट या सरकारी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको उस कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओ, अपने प्रोडक्ट के बारे में अपनी कंप्लेन नोट करवाओ। कंप्लेन नोट होते ही वो ऑटोमेटिकली जिसको अलॉट करेंगे, कोई सपोर्ट इंजीनियर प्रोवाइड करेंगे, तो कंपनी उसको वो इंजीनियर को कंप्लेन फॉरवर्ड करेगी और वो इंजीनियर अकॉर्डिंगली आप कस्टमर तक वो पहुंच जाएगा। और वो जो जहाँ जहाँ स्टेटस होता है कंप्लेंट का, वो आपको ऑनलाइन दिखा भी सकता है कि मेरी कंप्लेन कहाँ तक पहुँची, क्या स्टेटस है, वो सब चीज़ें देख सकते हैं। अब एक एग्जांपल और भी दिया है सॉफ्टवेयर कंपनीज का। Provide online support to their customers for their any problem in installation, configure to use software vendors also allow the licensed customers to be download recent updates for the software. Hardware vendor put the software drivers for these devices so the customers can download them by। अब आप सोचिए, लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल कि आप कभी भी कोई भी कंप्यूटर परचेस करते हो, तो कंप्यूटर परचेस के साथ में पहले हम जब करते थे तो क्या होता था, पहले हम एक मदरबोर्ड, जब भी किसी भी कंप्यूटर में उसमें मदरबोर्ड करके एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस के लिए हमारे को इंस्टॉलेशन के लिए ड्राइवर्स चाहिए होते थे। ड्राइवर्स का मतलब सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट फाइल्स होती हैं, वो ड्राइवर्स चाहिए थे। यानी हर एक मदरबोर्ड के साथ एक डीवीडी या सीडी आती थी। सीडी में भी कॉस्ट अराउंड 50 रुपीज़, 40 to 50 रुपी कॉस्ट होता था। तो जितने मदरबोर्ड बनेंगे उन सब के साथ उनकी सीडीज अटैच होती थी। अब आप सोचो कितने कंप्यूटर रोज के ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल होते होंगे, है कि नहीं? थिंक ऑन इट। एक फिगर आप अपने दिमाग में डाल दो कि इतने लाख कंप्यूटर रोज़ सेल होते हैं, रोज़ इंस्टॉल होते हैं, इतने हज़ार, वॉट एवर योर एबिलिटी ऑफ थिंकिंग इज, यू कैन अप्लाई इट, दैट्स अ वेरिएबल अमाउंट। अब उसको मल्टीप्लाई करो सिंपली 40 to 50 रुपीज़ से, 40 रुपये या 50 रुपये मान लो, तो क्या हो गया, हर रोज़ का इतने लाखों करोड़ों का खर्चा उन हार्डवेयर कंपनीज़ का बच गया। क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर सॉफ्टवेयर की डीवीडी की जगह इन्होंने क्या कर दिया, अभी उनको एक वेबसाइट पे उन्होंने उस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को अपलोड कर दिया और उनको बोल दिया कि अब आपको ड्राइवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं इस वेबसाइट पे जाके, और फिर आप अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो इनडायरेक्टली सीडीज़ और डीवीडीज़ की कॉस्टिंग बच गई, तो उनकी कॉस्टिंग रिड्यूस होगी, तो डेफिनेटली वो बेनिफिट क्लाइंट को भी पहुँचेगा, राइट? वो जो भी पैसा बचेगा वो क्लाइंट को भी बेनिफिट करेगा ही करेगा। जैसे मैंने कहा, ई कॉमर्स इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेप फॉर ऑल द थिंग्स मीन्स, जैसे मैंने कहा कि अगर कंपनी है तो कंपनी को भी बेनिफिट है, और अगर यूज़र है तो यूज़र को भी बेनिफिट है, राइट? नाउ मूविंग एट द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ नेट बैंकिंग। आई होप यू आर अवेयर ऑफ द नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन बैंकिंग। इंस्टेड ऑफ फिजिकल बैंकिंग हम नेट बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। नेट बैंकिंग का मतलब इंटरनेट बैंकिंग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अकाउंट नंबर तो यूज़र का होता ही होता है, साथ में एक आईडी होता है, राइट? दैट आईडी इज़ अ यूज़र आईडी, अकाउंट आईडी। वो यूनिक होता है, वो आईडी यूनिक रहता है थ्रू आउट द बैंक। जितने भी आईडीज़ हैं सबकी अलग अलग आईडी होती है और अपना अपना पासवर्ड होता है। अब नेट बैंकिंग से होता क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, राइट? यहाँ इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, किसी भी समय ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, स्टेटमेंट देख सकते हैं, क्रेडिट के डेबिट के स्टेटस चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस के अलग अलग बिल्स पे कर सकते हैं, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी और कुछ भी जो भी जहाँ जिसके लिए छोटी छोटी चीज़ के लिए बैंक में जाना पड़ता था वो बैंकिंग में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कस्टमर इज़ प्रोवाइडेड विद द पासवर्ड फॉर ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज which he logs in the bank and site performs all the banking activities from his computer or mobile। जैसे मैंने कहा, राइट, एक आईडी होता है, उसके साथ एक पासवर्ड होता है, यानी कस्टमर आईडी होता है, कस्टमर आईडी और एक पासवर्ड। रिमेंबर, यहाँ पे 2 पासवर्ड लेवल की प्रोटेक्शन भी होती है, इवन थर्ड प्रोटेक्शन भी होती है, जिसको हम OTP कहते हैं, वन टाइम पासवर्ड, टेम्पररी पासवर्ड। जैसे मैंने कहा कि अगर आप समझ लो कि आपकी कस्टमर आईडी किसी ने आपसे ले ली, उस किसी को पता चल गई, अननोइंगली आपके पास कस्टमर आईडी किसी और को पता चल गई, एंड आपका अकाउंट जो है वनरेबल हो जाता है, और चलो पासवर्ड भी उसके पास पता चल गया, तो अगर आपका पासवर्ड है उसके पास, तो वो क्या देख पाएगा? वो देख पाएगा कि इसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये है, वो है। लेकिन अगर इसको हम एक और पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ एक और प्रोटेक्शन रखा जाए, दैट इज़ कॉल्ड OTP। OTP का मतलब वन टाइम पासवर्ड। जब भी आप लॉगिन करोगे, जब आप लॉगिन करते हो, तो उस केस में
लॉगिन आईडी के साथ आपके पासवर्ड के साथ एक बैंक आपको वेरिफिकेशन के लिए मांगती है, दैट इज़ कॉल्ड वन टाइम पासवर्ड OTP, जो बैंक आपके मोबाइल पे SMS भेजती है और वो क्रॉस वेरीफाई करती है कि प्रॉपर लॉगिन है कि नहीं, आप जो बंदा यहाँ पे आ रहा है वही बंदा है कि यहाँ किसी और के थ्रू हो रहा है। हियर इज़ ए सेफ्टी फीचर, राइट, जो एक अलग से प्रोटेक्शन है। चलो एक और पासवर्ड है, एक होता है ये देखने के लिए। अब आप ट्रांजैक्शन करते हो, ऑनलाइन किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो बैंक बोलेगा इसके लिए आपको अलग से एक और पासवर्ड सेट करना है। लॉगिन पासवर्ड तो अलग हो गया। अब आप सोचो कि एक कंपनी है जिसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और ओनर अलग है, तो पासवर्ड अगर वो ओनर जो अपने अकाउंटेंट के साथ शेयर करेगा तो अकाउंटेंट के पास क्या अथॉरिटी आ जाएगी, बैंक के अकाउंट एक्सेस करने की अथॉरिटी आ जाएगी। अगर पासवर्ड ट्रांजैक्शन का भी सेम है तो वो अकाउंटेंट उस बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन भी कर पाएगा। तो बैंक वालों ने क्या फ़ीचर निकाला कि एक और काम किया जाए, लॉगिन पासवर्ड के साथ ट्रांजैक्शन पासवर्ड को सेपरेट किया जाए। क्योंकि कंपनी में क्या होता है कि एक कंपनी का अकाउंट है, वो बॉस तो खुद ओपन कर ही सकता है, अगर वो अपने अकाउंटेंट को बोले भाई आप खुद चेक करते रहा करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो इस तरह से बैंक वालों ने एक सुविधा प्रोवाइड की कि लेट द लॉगिन पासवर्ड इज़ डिफरेंट एंड ID पास फॉर द एक्सेस ट्रांजैक्शन पासवर्ड शुड बी डिफरेंट। तो जो बॉस होगा वो क्या करेगा, अपने बंदे से वो क्या कहेगा कि आपको मैं कस्टमर ID और लॉग पासवर्ड दे रहा हूँ, लेकिन उसमें से ट्रांजैक्शन नहीं होगा। आप देख सकते हो स्टेटस क्या है ट्रांजैक्शन का, कहाँ तक पहुँचा। आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, आप अकाउंट स्टेटमेंट बैलेंस देख सकते हो, चेक बुक रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो कुछ भी कर सकते हो करोगे। दैट टू अगेन अनदर विद द सेकंड सिक्योरिटी OTP के साथ ही होगी वो भी, राइट। लेकिन ट्रांजैक्शन करना होगा तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड तो वो बॉस के पास ही रहेगा। दैट इज़ एन एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ अ मोस्ट रिलेवेंट पार्ट व्हेन वी डू द ऑनलाइन सेक्शन, ऑनलाइन ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। क्या एग्जाम्पल दिए हैं कि कौन सी इन्होंने बैंकों के नाम दिए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया.co.in, बैंक ऑफ बड़ौदा.co.in, IOB.in, PNB India.in, देना बैंक.co.in। ऐसा हालांकि अब आज की तारीख में ऑलमोस्ट सारी बैंकें नेट बैंकिंग के थ्रू काम कर रही हैं। अब आगे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई-कॉमर्स। रिमेंबर ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई-कॉमर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स? ट्रेडिशनल कॉमर्स का मतलब जो काम ऑफलाइन है, ई-कॉमर्स का मतलब जो काम ऑनलाइन है। तो लेट अस सी क्या क्या है ट्रेडिशनल कॉमर्स और उसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसमें कॉमन फीचर्स दिए हुए हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स के। क्या है? ऑपरेट विद इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, यानी कि एक लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड बिजनेस टाइम पे होता है। यानी कि कोई भी आज एक स्टेशनरी शॉप है तो क्या होगा, वो एक टाइम से होगा कि भाई सवेरे 9 बजे खुलता है, शाम को 8 या 9 बजे तक खुलता है, 12 घंटे के लिए रहेगा। और नो शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन विद कॉम्पिटिटर्स, यानी उसके अगर एक ही एरिया में 3-4 स्टेशनरी वाले हैं तो अपने बिजनेस सीक्रेट वो आपस में शेयर नहीं करते हैं। ये अगेन ट्रेडिशनल कॉमर्स में जो फीचर्स हैं वो होती हैं। हायरिंग ऑफ सेल्स पर्सन, सेल्स मैनेजर एंड मैनी मोर। अगर वो स्टेशनरी वाला बहुत बड़ा काम कर रहा है तो अकेले तो नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए। तो सेल्स पर्सन को भी हायर करेगा, सेल्स मैनेजर को भी हायर करेगा, परचेस पर्सन को भी हायर करेगा, परचेस मैनेजर को भी हायर करेगा। इस तरह से अलग अलग लोगों को हायर करके उनको नौकरी पे रखना पड़ेगा। एंड लोकेशन रेंटिंग और परचेसिंग, एडवर्टाइजिंग, इन्वेंटरी, शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, अलग अलग ये खर्चे होते हैं। ये ट्रेडिशनल कॉमर्स के खर्चे हैं। जैसे कि आपने शॉप है तो उसका या तो भाई भाड़ा किराया होगा, या हमने ख़रीदा है तो उसके लिए उसका पैसा देना पड़ेगा, एडवर्टाइज़ करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ेगा, राइट। ये सारे खर्चे अप्लाई होते हैं एक ट्रेडिशनल कॉमर्स में। अब हाउएवर टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में क्या इन्होंने यहाँ पे फीचर बताए हैं कन्वेंशनल रूल्स के निकलने से बाहर के लिए ई कॉमर्स के रूल्स क्या दिए हुए हैं। लेट अस सी ई कॉमर्स जो है वो क्या है। एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ डन इलेक्ट्रॉनिकली। ई कॉमर्स में क्या है, जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एडवर्टाइज होती है। कस्टमर्स कैन ब्राउज थ्रू द प्रोडक्ट कैटलॉग एंड अवेलेबल ऑफर्स। वो अपने पूरे के पूरे कैटलॉग को दे सकते हैं, पूरा ऑफर्स देख सकते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप लोगों ने शॉपिंग करके रखी है तो सारी चीज़ें आपको फिजिकली एक्सपीरियंस हो गई होंगी ये सारी चीज़ें, राइट। ई पेमेंट सिस्टम आर यूज फॉर रिसीविंग पेमेंट। इन मैनी केसेस पेमेंट्स ऑन डिलीवरी ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। यस, ये भी आपको पता ही है कि पेमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं और साथ में हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड करें। गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर विद इन फ्यू डेज। यस,
आपके घर पे कुछ दिनों में वो प्रोडक्ट आप परचेस करते हो वो आ जाता है. रिड्यूसेस द ट्रांजैक्शन पर कॉस्ट एंड रिड्यूस द टाइम टेकन टू परफॉर्म एन ओवरऑल एक्शन. एग्जैक्टली. जैसे हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं कोई भी चीज़ का, जैसे मैंने कहा अगर हमको शॉपिंग करनी है तो हम मार्केट में जाएंगे तो हम यहाँ से कोई व्हीकल में जाएंगे, कोई ग्रुप में जाएंगे, राइट. तो वो भी हमारे इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस तो हम पे अप्लाई होते ही हैं, हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा. अब उसकी जगह हम कंप्यूटर स्क्रीन पे सामने बैठ के, राइट, वहीं पे बैठे बैठे उसमें हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, वहीं सारा कंटेंट को पढ़ के, राइट, कि इस प्रोडक्ट के बारे में क्या लिखा है और वहीं से हम ऑर्डर कर सकते हैं. तो इसमें हमारा पैसा भी बचता है और टाइम दोनों बच जाता है, राइट. नाउ दिस वाज समथिंग अबाउट ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स. अब आगे है ई कॉमर्स इन इंडिया. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस कंटेंट इन प्रिंटेड इन टेक्स्ट बुक इज़ वेरी वेरी ओल्ड. इट मे बी 8 to 10 years या मोर देन दैट इज़ ओल्ड, राइट. अभी 2020 में है ये बुक, 10-11 के आसपास लिखी है. तो इसमें जो लिखा है स्टेटस वो तब का लिखा हुआ है और आज स्टेटस, राइट, ई कॉमर्स का अलग होगा इंडिया में. लेट अस गो थ्रू इट द थिंग्स. इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया आर ग्रोइंग डे बाय डे. एग्जैक्टली, अभी वो काफ़ी ग्रो हो चुका है. ई कॉमर्स इन इंडिया इन एक्सपीरियंस रिमार्केबल ग्रोथ एंड सक्सेसफुली changing the way people transact. From higher end designer apparel to second hand books, everything is now available to Indian buyers, online buyers at a click of button. It has opened a new horizon opportunity for million of people. See क्या क्या है इसमें, क्या क्या है चीज़ें, कौन से फैक्टर हैं जो इंडियन ई कॉमर्स को इफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं. दैट लेट अस सी. द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी फैक्टर्स सच एज इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, थर्ड जनरेशन 3G सर्विस, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड डोंगल्स. जैसे मैंने कहा ये काफ़ी पुराना है तो आपने देखा होगा यहाँ अभी 3G मेंशन किया हुआ है. एंड ऑलरेडी वी आर इनटू द जोन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ 5G एंड वी आर यूजिंग ऑलरेडी 4G, राइट. तो यहाँ जैसे मैंने कहा लिखा हुआ है वो पुराना है 3G, अभी हम 4G में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, 5G की ओर आगे बढ़ रहे हैं. इंक्रीज़ इन यूज़ ऑफ मोबाइल डिवाइस, यानी इन शॉर्ट ये ऊपर बात इसमें इस वाले पॉइंट में बात कर रहे थे कि स्पीड ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट हैज़ बीन इंक्रीज इन इंडिया. इंक्रीज ऑफ यूज़ ऑफ मोबाइल डिवाइस, येस, अभी इंडिया में मोबाइल डिवाइसेस भी इंक्रीज़ हो चुके हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ मच वाइडर प्रोडक्ट रेंज, येस, ऑनलाइन में काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, राइट. बिजी लाइफस्टाइल, ट्रैफिक कॉन्जेशन, लैक ऑफ टाइम फॉर ट्रेडिशनल शॉपिंग. एग्जैक्टली, अभी काफ़ी लोग बिज़ी हो चुके हैं, उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी बिज़ी हो गई है. ट्रैफिक डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है एंड जो ट्रेडिशनल शॉपिंग के लिए हमें टाइम चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा लगता है. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ऑनलाइन कॉमर्स इंडिया के अंदर, राइट, ई कॉमर्स को, राइट, काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं और देंगे भी. लोअर प्राइस कंपेयर टू ब्रिक एंड मोर्टार रिटेल ड्रिवन बाय डिसइंटरमीडिएशन एंड रिड्यूस्ड इन्वेंट्री एंड रियल एस्टेट कॉस्ट. इसका मतलब क्या है, जो हम मार्केट में देखते हैं वही सेम प्रोडक्ट अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि ऑनलाइन में जो प्राइस है वो ऑफलाइन से कम ही होता है. रीज़न क्या है, बीच में जो मीडिएटर है, सब जो डेवलप मैन्युफैक्चरर से एंड यूज़र के बीच में वो प्रोडक्ट कई लेवल पे अलग अलग लेवल से गुजरते अपने मार्जिन के हिसाब से उसमें मार्जिन ऐड होते एंड यूज़र तक थोड़ा सा जो सिचुएशन में पहुंचता है, राइट. तो वो मीडिएटर्स हो गए, वो मीडिएटर्स का सबका प्रॉफिट ऐड होते एक कॉस्ट आ जाती है, वो ज़्यादा होती है. लेकिन हम ऑनलाइन में होते हैं तो वो मीडिएटर थोड़े कम होते हैं. कई बार डायरेक्ट होलसेलर भी होते हैं, कई बार मैन्युफैक्चरर भी बेचते हैं. और इन सबको स्टोर करने के लिए रियल एस्टेट का मतलब वेयर हाउस करना, वेयर हाउस चाहिए, ये चाहिए, स्टोरेज चाहिए, तो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, वो कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है. इस तरह से जो प्राइस है वो ई कॉमर्स का लोअर रहता है. नाउ इंक्रीज यूसेज ऑफ ऑनलाइन क्लासिफाइड साइट्स विथ मोर कंज्यूमर बाइंग एंड सेलिंग इन सेकेंड हैंड गुड्स. यस, आजकल सेकेंड हैंड गुड्स भी ज़्यादा ऑनलाइन ट्रेड होते हैं. जैसे मैंने OLX का एग्जांपल दिया, ठीक है, वहाँ सेकेंड हैंड गुड्स बहुत सारे मिल जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, यूज़र्स को ऑनलाइन काफ़ी यूज़र्स को लेके आ रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं. जो नए यूज़र्स हैं वो भी ऑनलाइन आ जाए, राइट. नए यूज़र्स को मोटिवेट किया जा रहा है, पुराने यूज़र एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर सब कुछ अच्छा है तो वो कंटिन्यू करते हैं और दूसरे नए यूज़र्स को मोटिवेट भी करते हैं कि भाई आ जाओ ऑनलाइन, यू हैव सो मच ऑफ बेनिफिट एंड ऑल द डिफरेंट थिंग्स. ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है. एवोल्यूशन ऑफ द ऑनलाइन मार्केट प्लेस मॉडल विद साइट्स लाइक eBay, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एंड मैनी मोर, राइट. एवोल्यूशन ऑफ ऑनलाइन, यस, डेफिनेटली काफ़ी ग्रो हुआ है इन साइट्स में.
राइट। जैसे फ्लिपकार्ट है, हाँ अभी आपने इसमें नाम अमेज़न का नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अमेज़न फ्लिपकार्ट आर द बिग शॉट्स ऑफ दिस इंडियन कंपनी, इंडियन मार्केट, जहाँ दो काफ़ी बड़े बड़े अभी चल रहे हैं, जिसमें स्नैपडील अभी इनके बहुत पीछे है। ईबे पहले बहुत आगे था इन चीज़ों में, लेकिन अभी ईबे इंडिया में बहुत पीछे है। ओके, अब देखें, दो द पेनिट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स इज़ लो इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, बट इट इज़ growing at a much faster rate with a large number of new entrants. There are a lot of online stores in India who are becoming quite popular, like Flipkart, eBay India, Snapdeal, Amazon India, Myntra, Domino's, Paytm, Zebong and many more. Yes, अब देखिए, ये स्टेटमेंट अभी का नहीं है। स्टेटमेंट जैसे हमने कहा 8-10 पुराना है, 8-10 साल पुराना है, 12 साल पुराना है। और आज सिचुएशन देखिए कि ये जो लिखा है यहाँ, राइट, कि यहाँ बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर, बिकमिंग दे आर ऑलरेडी वेरी मच पॉपुलर। फ्लिपकार्ट वेरी पॉपुलर, अमेजन वेरी पॉपुलर, मिंत्रा अगेन पॉपुलर, डोमिनोज ऑलरेडी पॉपुलर, पेटीएम हैज़ डन अ न्यूमरिक वेरी गुड टास्क, राइट, जबोंग वेरी पॉपुलर, बहुत सारे और भी हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप देखें पढ़ें, जो 8 to 10 ईयर्स में, जहाँ पे मैंने कहा कि अभी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो किताब में लिखा हुआ है 10 साल पहले, आज वो एग्जिस्टिंग में अवेलेबल है, राइट। सो मूविंग अहेड, क्या क्या और चीज़ें हैं, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। आई होप कि इतना देखे हैं। इस एडवांटेजेस से आगे का कवर मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। तो अभी तक जो मैंने इसमें पढ़ाया, एक बार फिर से मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि इसमें मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। इंटरनेट बुक शॉप के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, मैंने आपको थोड़ा बहुत ई पेपर के बारे में बताया, राइट। उसके बाद थोड़ा बहुत ऑनलाइन ऑक्शन का डिस्कस किया। देन आफ्टर वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट मार्केटिंग एंड सेलिंग, एक और प्रोडक्ट इसका एप्लीकेशन था। फिर ऑनलाइन बिलिंग, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज, ये सारे के नेट बैंकिंग, ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे थे एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स, इसके बारे में डिस्कस किया। अभी हमने ई कॉमर्स इन इंडिया के बारे में डिस्कस किया। और नाउ फ्रॉम दिस सेक्शन आई विल अपडेट यू इन नेक्स्ट वीडियो, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, राइट। तब तक आप इस वीडियो को देखें, कोई सवाल हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, राइट, आप लिख के पूछ सकते हैं, राइट। यहाँ जो भी होगा आपको ऑप्शन दिया जाएगा। लेट मी साइन ऑफ, हैव अ गुड डे।